हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे? यार ज्योग्राफी तो पढ़ रहे थे। नदी निर्मित मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिएगा, हम लिख रहे थे हाड़ौती का पठार। ऐसे बोलो तो यार। हाड़ौती के पठार को हमने 5 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहले इसमें था अर्धचंद्राकार, यही लिखा था अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, जिसमें 2 पहाड़ियां बूंदी और हमने पढ़ी कौन सी? मुकुंदरा। इसके बाद में नदी निर्मित मैदान, और नदी निर्मित मैदान के बाद शाहबाद की उच्च भूमि, और शाहबाद की उच्च भूमि के बाद झालावाड़ का पठार है। पंखा तेरा भी खराब है? तेरा खराब है, तेरे साइलेंसर की धुआं लगी हुई है। गंगदार की उच्च भूमि है। गंगदार की उच्च भूमि, ये इसमें से हमने 2 पढ़ लिए थे। अब शाहबाद की उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे। शाहबाद की उच्च भूमि है, ये 12 के पूर्व में मध्य प्रदेश की सीमा, बारह के पूर्व में कौन से राज्य में है? मध्य। उसको शाहबाद की उच्च भूमि के नाम से, शाहबाद जगह का नाम, और इसी वो शाहबाद किशनगंज वाला क्षेत्र जहां पर कौन सी जनजाति के लोग? सहरिया जनजाति के लोग, सहरिया जनजाति के लोग हैं। तो ये 12 के पूर्व में किससे लगती है? मध्य। इस शाहबाद की उच्च भूमि है, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी आती है थाना कस्बा, जिसको कस्बा थाना भी लिख सकते हो। 486 मीटर ऊंची जो पर्वतीय चोटी है, यानी वो थाना कस्बा है। शाहबाद की उच्च भूमि पर विशिष्ट भू आकृति वाली, हाँ, कि विशिष्ट भू आकृति वाली रामगढ़ की पहाड़ियां हैं।
हाँ, इनका आकार घोड़े की नाल के समान, जिसको हॉर्स टाइप शो कह सकते हो आप। हाँ, हॉर्स टाइप शो के नाम से घोड़े के नाल के आकार की क्या है, पहाड़ियां है। विशिष्ट भू आकृति वाली कौन सी पहाड़ियां होगी, रामगढ़ की पहाड़ी। इन्हीं पहाड़ियों में उल्कापिंड के गिरने से कि जो ये पहाड़ियां आती है, इन पहाड़ियों में उल्कापिंड के गिरने से पुष्कर सरोवर, रामगढ़ झील का निर्माण हो, जिसको पुष्कर सरोवर के नाम से जाना आता है। रामगढ़ क्रेटर है, उसके नाम से उसको जाना आता है। तो शाहबाद की जो उच्च भूमि आती, ये जो 12 डिस्ट्रिक्ट है, इस 12 का ये जो पूर्वी भाग आता है, जो मैंने यहां ये लाल किया है, ये शाहबाद की उच्च भूमि के नाम से जाना आता है। हाँ, कि हाई अपलैंड है, यानी इसके नाम से जाना आता है। इसको शाहबाद की उच्च भूमि कहते हैं। थाना कस्बा इसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी आती। तो पहले आप लिखिएगा शाहबाद की उच्च भूमि। हाँ, शाहबाद की उच्च भूमि है, इसमें लिखो। लिखो, यह 12 के पूर्व में मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा तक विस्तृत है। मध्य प्रदेश की सीमा तक विस्तृत है। इन पहाड़ियों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई, हाँ, 300 मीटर। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कस्बा थाना कस्बा भी लिख देते हैं, कस्बा थाना भी लिख दें। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कस्बा थाना, जैसे नीम का थाना है ना, वैसे कस्बा थाना 486 नहीं, 456 मीटर। कस्बा थाना है। अब बताओ, इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी, उसका नाम तो अपने इन्हीं पहाड़ियों में विशिष्ट भू आकार वाली पहाड़ियां कौन सी होगी? देखो, रामगढ़ 2 हैं। रामगढ़ तो वैसे सब जगह ही है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां रामगढ़ नहीं है। समझ रहे हो? रामगढ़ जैसलमेर में भी है, रामगढ़ जोधपुर में भी है, रामगढ़ चूरू में भी है, रामगढ़ जयपुर में भी है, रामगढ़ सीकर में भी है। रामगढ़ जहां चाहिए वहां रामगढ़ है। तो यहां रामगढ़ विषधारी नहीं है। रामगढ़ विषधारी बूंदी में, यह रामगढ़ शाहबाद रामगढ़ है।
रामगढ़ मतलब इस क्षेत्र में विशिष्ट भू आकृति वाली रामगढ़ की पहाड़ियां जिनका आकार हॉर्स टाइप से, घोड़े की नाल, नाल जानते हो ऐसी होती है जो पैर में पहनाई जाती है। घोड़े का जो पैर होता है ना, उसमें लोहे की पहनाई जाती है, ठोकी जाती है, उसको कील लगाई जाती है उसमें, है हाँ खुर, जिससे वो, इसलिए जब भी घोड़ा दौड़ता है तो उसकी टाप की आवाज आती है, टकाटक टक आती है ना। हाँ, तो ये घोड़े के नाल की, अब इन्हीं पहाड़ियों में हजारों लाखों वर्ष पहले उल्का पिंड गिर गया। क्या गिरता है? उल्का। उल्का पिंड के गिरने से वहां पर एक गहरा गड्ढा बन गया, लगभग 3.5 किलोमीटर व्यास चौड़ा, व्यास वाला एक गड्ढा है। उसी को रामगढ़ क्रेटर बोल देते हैं। ऐसी पहाड़ियां उठी हुई हैं और उन्हीं पहाड़ियों में रामगढ़ क्रेटर बन गए। क्रेटर दो प्रकार के हो गए, एक उल्कापाती क्रेटर और एक ज्वालामुखी क्रेटर। दो क्रेटर हो गए, एक तो उल्कापाती क्रेटर, एक ज्वालामुखी क्रेटर। उल्कापिंड के गिरने से जिस झील का निर्माण हुआ वो क्या कहलाएगा? उल्कापाती। और ज्वालामुखी जो विस्फोट है, डॉक्टर दिनेश, हाँ, तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है और मुख से क्या है, लावा निकलना बंद हो जाता है। उसको फिर अपन क्या कह देते हैं, उसमें पानी इकट्ठा हो गया तो वो क्या कहलाएगा? ज्वालामुखी। जैसे पुष्कर क्या है? ज्वालामुखी क्रेटर। रामगढ़ कौन सा हो गया? उल्का। पुष्कर कौन सा क्रेटर है? पुष्कर है, नक्की है, नकवी जिसको लिखते हैं, ये कौन से क्रेटर आते हैं? ज्वालामुखी क्रेटर आते हैं। तो ये दो तरह के जो क्रेटर आपको हमने बताया। इसी ज्वालामुखी, जो इसको पहले पुष्कर सरोवर कहते थे, पुष्कर झील नहीं, पुष्कर। रामगढ़ क्रेटर आता है, कौन से क्रेटर को? रामगढ़ क्रेटर को पुष्कर सरोवर कहा जाता है। यहां पर ही बंडदेवरा महादेव जी का मंदिर भी है, 10वीं सदी का शिवा टेम्पल। शिवा टेम्पल, बंडदेवरा महादेव मंदिर आता है, शिवा टेम्पल अपन कह सकते। यहीं पर अन्नपूर्णा कृष्णाई माता का मंदिर, जहां नवरात्रों में हजारों लोगों की क्या लगती है? भीड़ लगती है। हाँ, तो अन्नपूर्णा कृष्णाई माता का मंदिर भी। इस रामगढ़ क्रेटर को पहले लोग ऐसे पत्थर, 2016 से पहले ऐसे भाटे फोड़ फोड़ के लेके जाते थे। बंडदेवरा महादेव जी का मंदिर है, जर्जर अवस्था में हो गया, टूटी फूटी अवस्था में, 10वीं सदी का है। लेकिन जब अजिताभ शर्मा है, पेट्रो केमिकल डिपार्टमेंट है, यानी उससे वो कई वर्षों से, और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है, इसके भूगर्भ शास्त्र के जियोलॉजिस्ट हैं, वो इसमें लगे हुए थे। उन्होंने पूरा रिसर्च किया तो पता चला कि यहां पर उल्कापिंड के गिरने से इस झील का निर्माण। किसके गिरने से? उल्का। ये उल्कापिंड 3 जगह गिरा, 3 टुकड़े हुए। रामगढ़, शिवपुरी मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र का एक जगह आती है बुल्डाना।
कौन सी जगह है? 3 क्रेटर है, तीनों ही किस प्रकार के क्रेटर हैं? उल्कापाती क्रेटर। इस रामगढ़ क्रेटर को जियो हेरिटेज में शामिल किया गया है, भू विरासत स्थल। जियो हेरिटेज है यानी उसमें शामिल किया गया, भू विरासत स्थल है यानी उसमें शामिल किया गया। और 2021-22 में इसको अर्थ इंपैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा में 200वें क्रेटर की, वास्तव में ये क्या है? क्रेटर है। कौन से नंबर का? दुनिया का 200वां क्रेटर है। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर 12 का नाम हो गया, 200वां क्रेटर है यानी इसके रूप में इसको क्या है? दर्जा दिया गया है, रामगढ़ क्रेटर का जो भाग आता। तो बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है। मैं भी नहीं पहुंच पाया यहां पर, जल्द पहुंचने की कोशिश करूंगा। जी लगाइए आप, हम कुछ आपको तस्वीरें भी साझा करेंगे आपके साथ। शाहबाद की उच्च भूमि, यहां तक तो लिख लिया था अपन ने, चोटी तो लिखी ली थी, तो लिखो शाहबाद की उच्च भूमि में लिखो, इस क्षेत्र में विशिष्ट भू आकृति वाली भू आकृति वाली विशिष्ट भू आकृति वाली रामगढ़ की विशिष्ट भू आकृति वाली रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। इनका आकार घोड़े की नाल के समान घोड़े की नाल के समान है। कि किसके समान हो गया? घोड़े की नाल। अब इन्हीं पहाड़ियों में उल्कापिंड के गिरने से, लिखना था मैं कोई तुम्हारे लिए देख रहा था। अच्छा, तुम्हें वो देखना लिखना देखना नहीं आ रहा, समझ गया मैं तुम्हारे से। तुम्हारे क्या है कि वो समस्या आ गई तुम्हारे से। हाँ, रामगढ़ के ये आपने विशिष्ट भू आकृति वाली कौन सी आकार की एक पहाड़ियां होगी? घोड़े के ना, ये तो लिख लिया। हाँ, इन्हीं पहाड़ियों में उल्कापिंड के टकराने से, इन्हीं पहाड़ियों में उल्कापिंड के टकराने से रामगढ़ क्रेटर है, रामगढ़ क्रेटर है, रामगढ़ क्रेटर का निर्माण हुआ है। तो रामगढ़, बताओ रामगढ़ क्रेटर कहां पर है? 12, मतलब रामगढ़ जगह का नाम है और इसको भू विरासत स्थल है, यानी इसमें शामिल किया गया। पहले इसको क्या बोलते थे? पुष्कर सरोवर। तो रामगढ़ क्रेटर का निर्माण है हुआ है। इससे पहले पुष्कर सरोवर है, हाँ, इससे पहले पुष्कर सरोवर के नाम से
इसे पहले पुष्कर सरोवर कहा जाता था। कौन सा सरोवर? पुष्कर। अभी रामगढ़ क्रेटर को किसमें शामिल किया गया है? जियो भू विरासत स्थल। तो लिखो रामगढ़ क्रेटर को, रामगढ़ क्रेटर को भू विरासत स्थल, जियो हेरिटेज, भू विरासत स्थल में शामिल किया गया। अब देखिए ये रामगढ़ क्रेटर है। लोनार महाराष्ट्र में ऐसे ये गड्ढा बना हुआ है, इसको पहले पुष्कर सरोवर कहते। ये एक्चुअल पानी नहीं होता तब इस तरह का लगता है, बहुत ही सुंदर। पहले लोगों को महत्व है कि अब नहीं, खनन नहीं कर सकते यहां पर। अर्थ इंपैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा के द्वारा इससे कौन से क्रेटर का दर्जा दिया गया है? 200वें क्रेटर का दर्जा दिया गया। तो ये 3-3.5 किलोमीटर व्यास में था। अगर छोटा होता तो लोग कह देते शिवलिंग है ये, तो पूजा पाठ करना शुरू कर देते। हाँ, कब का ही शुरू कर दे, लेकिन समझ में ही नहीं आया लोगों में है क्या। और जब तक समझ में आया तब तक साइंटिस्ट पहुंच गए यहां पर। वो नहीं पहुंचते तो दिक्कत हो जाती है। तो हाँ, तो ये अर्थ इंपैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा, इसमें इसको शामिल, जियो हेरिटेज है यानी उसका ये भाग है। इसमें यहां पर अन्नपूर्णा कृष्णाई माता का मंदिर, बंडदेवरा, ये बंडदेवरा शिव जी का मंदिर, अन्नपूर्णा कृष्णाई माता है। ये उल्कापिंड से गिरी हुई जो झील है, जिसको पहले किस नाम से जाना आता था? पुष्कर। और यह रामगढ़ का किला, इसका इनोवेशन हो रहा है कि इनोवेशन है यानी यहां पर यह सैटेलाइट से भी लिया गया। क्रेटर हैज 10th सेंचुरी शिवा टेम्पल, 10वीं सदी का यहां पर शिवा टेम्पल। वी विल कोऑर्डिनेट विथ ऑल गवर्नमेंट एजेंसी, सारी सरकारी एजेंसियों को अवगत करवा दिया गया कि द सेंटर एंड द स्टेट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसके साथ में टूरिज्म डेस्टिनेशन को, पर्यटन विभाग को, फॉरेस्ट्री को, जियोलॉजिकल सर्वे को, भौगोलिक सर्वे हैं ऑफ इंडिया और अदर मैक रामगढ़ क्रेटर इन इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन, अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्या है? टूरिज्म है डेस्टिनेशन, अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइंस एंड पेट्रोलियम है, उसके द्वारा ये सैटेलाइट से रामगढ़ क्रेटर की ली गई जो तस्वीरें आती है। ये घोड़े के नाल की जो पहाड़ियां हैं, ऐसी घोड़े की जो नाल होती है ये। अरे यार पूरा नहीं लगाया, और मैंने कई चीजें भेजी थी। क्या लिखा? पूरी नहीं आई तेरे पास? फिर क्या करें? चलो हाँ, रामगढ़ क्रेटर है इसी में। तो लिखो रामगढ़ क्रेटर को, रामगढ़ क्रेटर को अर्थ इंपैक्ट, अर्थ इंपैक्ट बोर्ड पे देख ले। क्या नहीं, मुझे पता तेरे को नहीं लिखना आता।
अर्थ इंपैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा डाटाबेस, तेरे तो खुद के भी वही मामला है। डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा, मैं बोलते रहा उन्हें। हाँ, डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा के द्वारा इसे 200वें क्रेटर 200वें क्रेटर का दर्जा दिया गया। ये लिखा पड़ा, नकल कर लो, मुझे पता लिखना आता है नहीं तुम्हें। हाँ हाँ, मजाक नहीं है। अर्थ इंपैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा के द्वारा 200वें क्रेटर का दर्जा दिया गया। 200वें क्रेटर का दर्जा दिया गया। तो 200वें क्रेटर के रूप में इसको जाना आता है। अब अर्थ इंपैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा है, यानी इसी का भाग। तो ये कि बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन वाला जो क्षेत्र आता है। 10वीं सदी का शिवा टेम्पल, उल्का पिंड का कुछ टुकड़ा दिखाया था, लेकिन क्या करें, इसके पास आया ही नहीं। ये कह रहा मेरे पास नहीं आया। ऐसी ही तस्वीरें हैं, कुछ देख ले तुम एक बार, तेरे पास कहीं आ गई हो तो सोचा कि यही होगी, सेम ही नहीं आई। तेरे पास और कुछ भी नहीं आया, इसके अलावा एक वीडियो भी नहीं आया, तो बहुत गरीब आदमी है। चलो, इसके बाद देखिएगा झालावाड़ का पठार। ये तो अपन ने शाहबाद की उच्च भूमि से, ये झालावाड़ का पठार है। ये मालवा के पठार के उत्तर में स्थित है और इसमें काली मिट्टी का जमाव पाया जाता है। और फिर इसके भी आप देखेंगे ना, ये जो भाग है गंगधार की उच्च भूमि है। 2 कलर कर रहा हूं मैं, दोनों ही झालावाड़ में। झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम भाग आता है, इसमें कौन सा आता है, डग्गी गंगधार। हाँ, कि गंगधार की उच्च भूमि है, यानी उसको इसमें शामिल किया। तो 2 क्षेत्र अपन लिख रहे हैं। एक झालावाड़ का पठार, कौन सा पठार हो गया, और दूसरा है गंगधार। गंगाधर नहीं, लोहा निकलता है यहां से। गंगधार की उच्च भूमि, एक एक लाइन इसमें आपको लिखनी पड़ेगी। तो अगला आप लिखिएगा झालावाड़ का पठार। झालावाड़ का पठार है। झालावाड़ के पठार में लिखो, यह मालवा के पठार है। यह मालवा के पठार है के उत्तर में स्थित है। यहां काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। फिर दूसरा लिखो, गंगधार की उच्च भूमि।
डग गंगधार की उच्च भूमि। डग गंगधार की उच्च भूमि बताओ कौन से जिले में? कौन से में? झालावाड़ के कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम। इस क्षेत्र में कोई छोटी मोटी पहाड़ियां हैं तो उनकी ऊंचाई, हाँ, इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होगी? 6.5। तो लिखो डग गंगधार की उच्च भूमि। डगे गंगधार की उच्च भूमि। लिखो यह झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों की ऊंचाई पहाड़ियों की ऊंचाई 450 मीटर है। लिख लिया? अब देखिएगा कि ये तो अपन ने इस क्षेत्र में लिखा है, ये यहां पर एक भाग ये रह गया। यहां पर है भीलवाड़ा। हाँ, भीलवाड़ा में बिजोलिया से लेकर, भीलवाड़ा में कौन सी जगह आती है? से चित्तौड़गढ़ में बेंसरोडगढ़ तक का जो क्षेत्र आता है उसको क्या कहते हैं? ऊपर माल का पठार, ऊपर उठा हुआ भाग, उसको क्या बोलते हैं? ऊपर माल। ये कहां से कहां तक है? भीलवाड़ा में कौन सी जगह से? बिजोलिया। और चित्तौड़गढ़ में कौन सी जगह है? बेंसरोडगढ़। यहां तक ऊपर उठा हुआ जो भाग आता है उसको क्या बोल देते हैं? ऊपर माल का पठार। इसी में चित्तौड़गढ़ में ही एक और पठार आता है। कौन सा पठार हो गया? मेसा। मेसा का पठार। यह भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ है, यानी इसी में एक पठार आता है जिसको कौन सा पठार बोलते हैं? मेसा। हाँ, यही है, वैसा नहीं है, मेसा है। हाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी पे है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो। तो अगला आप लिखिएगा ऊपर माल का पठार। इसी हाड़ौती का ही भाग है ऊपर माल का पठार। इसमें लिखो भीलवाड़ा में
भीलवाड़ा में बिजोलिया से, भीलवाड़ा में बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ तक ही भैंसरोडगढ़ तक ही ऊपर उठा हुआ भाग ही ऊपर उठा हुआ भाग ही ऊपर माल का पठार कहलाता। ऊपर माल का पठार कहलाता है। ए मत कर दो, मार्केट पहले से ही खत्म हो रखा तेरा। चित्तौड़गढ़ में कौन सा पठार हो गया? मिस तो लिखो चित्तौड़गढ़ में चला दिया तूने, तेरा मार्केट ही नहीं है, कहां से वीडियो चलाएगा तू। हाँ, चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार है। चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार है। इस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपन कह सकते हैं। मतलब ये इस तरह का क्रेटर। भैंसरोडगढ़ नहीं रहे? अरे तेरा तो बिल्कुल ही मेरे को लग रहा है ही नहीं, मार्केट लग रहा है। क्या लगा रहा है? एक फोटो लगा रहा है, लगा ही नहीं रहा है। क्यों यार, तुम गलत है। इससे अच्छा तो लगाता ही नहीं। हाँ, मेसा का पठार कहां पर हो गया? चित्तौड़गढ़। ये दक्षिणी पूर्वी जो पठारी क्षेत्र आता है, मतलब कितने भौतिक प्रदेश? चार भौतिक प्रदेश। अब इन चारों भौतिक प्रदेश हैं, इनसे संबंधित 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं। पूछो। नंबर 1 हो गया राजस्थान के भौतिक उपविभागों का उत्तर से दक्षिण की ओर। क्रम व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम व्यवस्थित करना है। जिसमें मैंने एक लिखा है शेखावाटी का अंतः प्रवाही क्षेत्र। दूसरा गोडवार प्रदेश। अगला 56 बेसिन।
और विंध्यन भूमि, इनका हमें उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम व्यवस्थित करना है। उत्तर से कौन सी दिशा की ओर है? दक्षिण। बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा? है पहले एक लिख दो, फिर दो लिखो, दो फिर चार, सब अलग अलग नहीं बताएगा, फिर तीन। ये ए ऑप्शन हो। अब इसके अलावा जो आंसर बताना चाहिए वो बी में आ सकते हैं। एक ये चार के लिए कह रहे, दो तीन। इससे कोई और सहमत नहीं है? कौन बोला? क्या बोलो? एक, दो, तीन, चार। एक, चार, तीन, दो। ये चार अपन ने लिखे। अब जैसे ये अभी अपन ने मानचित्र लिखा है, इसको मैं लेके आता हूं नीचे। ये अपन ने दे रखा था शेखावाटी प्रदेश, है ना? ये यहां विंध्यन कगार भूमि, ये लूणी बेसिन को गोडवार प्रदेश कहते हैं। और ये कौन सा हो गया? मैं। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आना, एक, दो, तीन, चार, ऐसे आएगा ना। अब इसमें देखिएगा जी कौन सा आंसर होगा। पहले कौन सा आएगा? सब में एक है। फिर कौन सा आएगा? चार। चार कितने में है? दो में। तो उन दो को हटा दो जिन दो में है ये। फिर बताइए कौन सा आएगा? फिर कौन सा आएगा? गोडवार बेसिन। बोलो, ये गोडवार। फिर कौन सा आएगा? 56। इसलिए ये भी गया। ऑप्शन कौन सा बचा? बी। तेरा सही है, अच्छी बात है, धन्यवाद का पात्र है तुम। लिख लिया तुमने? ये लिखिए। फिर अगला एक और क्वेश्चन बताता है। कल टेस्ट है? अच्छा, अच्छी बात है, टेस्ट दे देना तो। दे दोगे?
उसमें नए जिलों का भी आएगा तो भी दे देना तुम। लिख लिया? चलो अगला एक और क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा महान मरुस्थल का भाग नहीं है? बताइए कौन सा महान मरुस्थल का भाग नहीं? कौन सा? बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? ये बालू का स्तूप मुक्त में है, इसलिए आकल वुड फॉसिल फॉरेस्ट। कौन सा हो गया? आकल वुड फॉसिल फॉरेस्ट। डन? नहीं डन है तो हम यहां दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं। निम्न पठारों का पूर्व से पश्चिम की ओर है क्रम व्यवस्थित करो। पठारों की जगह उच्च भूमि लिख देते हैं। डगे गंगधार मेसा पठार देशहरों का पठार और शाहबाद उच्च भूमि, इनका आपको पूर्व से पश्चिम की ओर
कर्म व्यवस्थित करना है। बोलो। 4, 1, फिर 2, 3। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 4, 1, 2, 3। सही है। शाहबाद बूंद कहां पर है? 12 में। फिर मेसा से पहले झालावाड़ आएगा, डगी, गंगधार। फिर मेसा, चित्तौड़, देशहरों का कहां पर हो गया? उदय। लिख लिया? चलो लिख लिया तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते। हाँ उतार ले, तो मना थोड़ी करो। तेरे से मैंने पेन थोड़ी छीना है। लिख लिया तूने? वेरी गुड, एक्सीलेंट। वो दूसरा छोटिया तूने निकाल दिया उसको? ठीक है। चलो अब देखो राजस्थान की नदियां एवं झीलें। कि राजस्थान की नदियां और झीलें, इनके बारे में अपन सबसे पहले कि हमारी जो पृथ्वी है इस पर जल, जो शुद्ध जल है, हमें पेय के रूप में प्राप्त, वो नदियों या फिर किससे प्राप्त होता है? झील। प्रतिवर्ष 22 मार्च आता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कितने तारीख को? 22। अभी जनवरी चल रहा है, फिर फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा, और 8 जून को विश्व महासागर दिवस। कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8। जैसे ये हमारी पृथ्वी, ये दोनों अलग अलग क्यों मनाए जाते हैं? तो 29.2% भाग है इस पर तो है स्थल, और 70.8% जो भाग है इस पर क्या हो गया? जल। तो स्थल और जल दो भाग, यानी जो 29.2% भाग है इस पर स्थल है, 70.8% भाग पर क्या हो गया? जल। किसकी अधिकता है? जल की। इस जल को अपन 100% मानते हैं। और यहां पर यह अगर लिख दिया जाए कि विश्व की कुल जल राशि का 97.3% जल किस प्रकार का है? महासागर। हाँ, विश्व की कुल जल राशि का 97.3% जल किस प्रकार का हो गया? महासागर। शेष कितना बच गया? 2.7। ये महासागरीय जल है, ये लवणीय किस प्रकार का हो गया? लवण। ये मानव के लिए उपयोगी नहीं है। और 2.7% जो जल है ये मानव के लिए क्या है? उपयोगी।
ये मानव के लिए क्या हो गया उपयोग। जो किससे प्राप्त होता है? हिमानियों से। नदियां, नहरें, झीलें, तालाब, इनसे हमें कितना % जल प्राप्त हो रहा है? 2.7। इस 2.7% जल के लिए तो मनाया आता है विश्व जल दिवस 22 मार्च। लेकिन ये जो जल है इसी से प्राप्त होता। अगर ये महासागर प्रदूषित हो गए तो ये अपने आप प्रदूषित हो जाएगा, क्योंकि जल एक चक्रीय संसाधन। कैसे चक्रीय संसाधन आपको हम बताएंगे। जैसे ये सूर्य है, और यहां पर महासागर है। सूर्य के तापमान से महासागरीय जल गर्म होता है। गर्म होकर के जलवाष्प के रूप में ऊपर उठता है। उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब बताइए, जलवाष्प हल्का होता है या भारी होता है? यही जो जलवाष्प है जल बूंदों में बदल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? संघनन। संघनन से बादल बनते हैं। बादलों से क्या होती है? वर्षा होती। वर्षा का अधिकांश जल पुनः नदियों के द्वारा कहां पहुंचता है? महासागर। कुछ जल है वो भूमि में चला जाता है, उसको भी अपन निकाल लेते हैं, और कुछ जल का यहां पर भी वाष्पीकरण हो जाता है, जल वाष्प में तब्दील हो। लेकिन यह प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। इसको हम कौन सा चक्कर कहते हैं? वाटर साइकिल के नाम से, जल चक्कर के नाम से। इसलिए जल एक कौन सा संसाधन है? चक्रीय संसाधन। हमने क्वेश्चन लिख दिया, जल चक्कर में सर्वप्रथम कौन सी क्रिया होती है? जैसे यहां पर हम लिख देते हैं तापन, वाष्पन, संघनन, वर्षण। बताइए सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है? तापन होगा। अरे मूर्ख, वाष्पन कैसे होगा? बिना तापन के हो जाएगा? ये तेरे को दिख नहीं रहा? इतना मोटा अंधा, मोटी बुद्धि हो रखी है। तापन सबसे पहले कौन सा होगा? तो ये आपको ध्यान रखना है यहां। तो 22 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? कितने % जल के लिए? हाँ, जल का सोच समझ करके मितव्ययता पूर्वक क्या किया जाए? उपयोग। बड़े बड़े स्पीच दिए जाते हैं, और इतना फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर तो पूरा ही जल बचा दिया आता है। इतने मीम्स लगाते हैं जिसके, और जो स्पीच देता है उसी के घर पे पानी का नल खुला मिलता है। ये मुद्दे वाली बात, इतना दुर्दशा हो गई हमारी, है कि नहीं है? तो पहले थोड़ा लिखवा दूं। लिखो, ये लिख लिया तुमने दोनों लाइनें? ये और ये हेडिंग तो ऊपर लिखी हुई है ना?
करें स्टार्ट। लिखो, 1 मिनट और। हाँ, 2। और कोई नहीं ताजा? तो लिखो, विश्व की कुल जलराशि विश्व की कुल जलराशि का 97.3% जल 97.3% जल महासागरीय है। यह लवणीय होने के कारण मानव के लिए लवणीय होने के कारण मानव के लिए उपयोगी नहीं है। उपयोगी नहीं है। कि मानव के लिए क्या नहीं है? उपयोगी नहीं। शेष 2.7% जल 2.7% जल मानव के लिए उपयोगी है। मानव के लिए उपयोगी है। यह हिमानी नदियों, नहरों, तालाबों, झीलों से प्राप्त होता है। नदियों, नहरों, तालाबों, झीलों से प्राप्त होता है। जल एक चक्रीय संसाधन है। जल एक चक्रीय संसाधन है। कि जल एक कौन सा संसाधन हो गया? चक्र। तो ये चक्कर बना लिया तुमने? बनाई।
बर्फीले जो पर्वत होते हैं ना, उनको हिमानी कहा जाता है, हिमग्लेशियर। हिमानी कह सकते हो, हिमग्लेशियर है, ये आप कह सकते हो, किसी भी नाम से हो सकता है, हिमानी या हिमग्लेशियर। वाष्प की वजह से नमक नीचे रह जाता है ना, वाष्प हल्की चीज होती है, वो ऊपर चली जाती है। हाँ, भूजल स्तर, भूजल स्तर इससे डाउन नहीं होगा, वो तो अपन कुएं टूवेल से निकालते हैं, उससे डाउन होता है। हाँ, तो ऊपर अपन निकाल रहे हैं ना, अपन रिचार्ज तो हो रहा है 10 लीटर और निकाल रहे हैं 100 लीटर, इसलिए क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है। कुएं टूवेल कितने कर लिए, पहले नहीं था, पहले ऊपर ही था। डाल खा रहे हैं, मैं बता कहां डाल रहे हैं, खेत में तो वापस वाष्पीकरण हो जाता है उसका। अरे तो बारिश कहां, कंक्रीट के जंगल नहीं बना दिए क्या तुमने? इस जोधपुर में इतनी बरसात होती है, क्या नीचे पानी जाता है? अरे वहां चट्टाने हैं डफा, हाँ वहां नीचे चट्टान है, बाठा, बाठा नाम नहीं सुना तूने? ट्यूबवेल करवाते बाठा आ जाता है, उसके नीचे नहीं जाएगा। मैं यहां की बात करता हूं, इतना बरसात होती है, खूब बरसात होती है, जोधपुर के नीचे पानी नहीं है। क्यों नहीं है? कंक्रीट, ये हवेलियां बिल्डिंगें अपन ने बना दी, पानी रिस करके नीचे जाता ही नहीं है, वापस उसका क्या हो जाता है, वाष्पीकरण। इनको बोलते हैं कंक्रीट के जंगल। नियम क्या होता है, जब मकान बनाते हैं, जैसे 100 वर्ग गज का या कोई भी एक प्लॉट है, तो उसके 60% पे निर्माण करना होता है, 40% खाली छोड़ना होता है। 40% को क्या छोड़ना है, खाली। 40% खाली छोड़ेंगे, जितनी बरसात, छत का पानी जो भी आएगा वो रिस करके कहां चला जाएगा, जमीन। पूरा तो नहीं जाएगा, लेकिन 60-70% नीचा चला जाएगा। वर्तमान में क्या कर रहे हैं अपन, क्या ये इतनी दूर में आप घूम के देखना कहां कच्ची जमीन है क्या? उसका तो अतिक्रमण करके सड़क पे और चले जाते हैं। अब बता, नहीं समझा? ये हालत कर दी। पहले था पानी बहुत था, मोकड़ा था पानी, अब नहीं है। अब जिन क्षेत्रों में इधर है मरुस्थल में पानी है, लेकिन खारा है, इसमें ऊपर है, जहां कुएं, नलकूप, ट्यूबवेल, जैसे बिहार में, असम में जाता हूं, उधर बरसात ज्यादा होती है, 10 फुट नीचे पानी है, वहां डिस्चार्ज हो रहा है। चेन्नई का नाम सुना है? लेकिन कंक्रीट के जंगल है, चेन्नई में नीचे पानी नहीं है, जबकि समुद्र के किनारे। कंक्रीट के क्या है, जंगल, इसलिए नीचे पानी नहीं है। तो बहुत सोचनीय बिंदु है। प्रकृति का हम जितना नाश कर रहे हैं ना, प्रकृति हमारा सत्यानाश कर देगी। समझ रहे हो? प्रकृति क्या करेगी, सत्यानाश। पक्का गारंटेड बात है। हाँ, कई दिन एसआई की तैयारी करते रह जाओगे, सत्यानाश कर देगी, कचुंबर निकल जाएगा। लिख लिया ये तुमने? चलो,
अब जैसे हम सबसे पहले अपवाह तंत्र है, इसके बारे में हमारा जो राजस्थान है इसमें वर्षा जल की कमी पाई जाती। क्यों पाई जाती है वर्षा जल की कमी? भाई हमारे परवाई जल, सॉरी वर्षा जल, राजस्थान परवाई का मतलब होता है बहता हुआ जल। जैसे बरसात होती है, वर्षा के तत्काल बाद धरातल पर बहते हुए जल को क्या बोलते हैं? परवाही। और हमारे राजस्थान में परवाही जल की कमी पाई जाती कि राजस्थान में कौन से जल की? परवाही जल की कमी पाई जाती। क्योंकि यहां वर्षा बहुत कम होती। संपूर्ण देश का लगभग कितना प्रतिशत परवाही जल राजस्थान? पूरे देश का कितना प्रतिशत? 1.16। लगभग 1% परवाही जल प्राप्त होता है। 1% ही परवाही जल राजस्थान में है। जो नदियां है बहुत, लेकिन रात को सोने के बाद बहती है, दिखती नहीं है। हाँ, तो राजस्थान का केवल देश का केवल 1% परवाही जल ही प्राप्त होता है। और इस परवाही जल के 3 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? 3। बताइए 3 स्रोत कौन कौन से? अरे परवाही जल के कितने स्रोत हैं? 3। कौन कौन से? बताओ। अंतः परवाही वो स्रोत थोड़ी, वहां तो पानी रुकता है बहने वाली जगह। नदी नहीं, उसी का स्रोत पूछ रहा हूं मैं। स्रोत बता कहां से आती है वो? हाँ, विंध्याचल, अरावली और हिमालय। कोई अरब सागर बता रहा है, कोई नदी नहर बता रहा है, तालाब बता रहा है। दखन तो बुद्धि के लगे पड़े तुम्हारे, पानी तुम्हारा निकला पड़ा है सारा का सारा। वही तो एक कह रहा है कि हमारे तो यहाँ मैदान पड़े हैं, हमारे यहाँ पानी की कमी है। लखनी ऐसे ही है, पानी की कमी होगी। तो पौधे लगाओ ज्यादा से ज्यादा। पौधे लगाओगे तो क्या रहेगा? तापमान कम रहेगा तो पानी ज्यादा रिसेगा, वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा। एक आदमी का खेत है, उसमें 100 पौधे हैं, एक वाले में 10 पौधे हैं। किसका खेत खुशहाल होगा? उसमें सूखा कम पड़ेगा। ऐसे जाता है पानी, ऐसे नहीं है। कभी सोचा करो प्रकृति के बारे में। तो लिखिएगा, राजस्थान में परवाही जल की कमी पाई जाती। राजस्थान में परवाही जल की कमी पाई जाती है। क्योंकि यहां वर्षा बहुत कम होती है। क्योंकि यहां वर्षा बहुत कम होती। राजस्थान को संपूर्ण देश का
केवल 1% केवल 1% प्रवाही जल प्राप्त होता है। केवल 1% प्रवाही जल प्राप्त होता है। इसके 3 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? अब वो 3 स्रोत लिखते हैं। पहले एक तरफ अपन स्रोत लिख देते हैं। एक उनसे निकलने वाली नदियां और एक उनके प्रकार कि वो किस प्रकार की है, कितना जल लेकर के आएगी। राजस्थान सबसे ज्यादा प्रवाही जल कहां से प्राप्त करता है? विंध्याचल। ये भारत का हृदय कहलाता है। हार्ट नहीं, हार्ट। कहीं हार्ट कहे तेरा मुंह ऐसे रह जाए, ऐसे रह जाए, खुद की हवा निकल जाए। कौन सा है? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत से 2 नदियां निकलती है। बताओ कौन कौन सी? चंबल और माई, दोनों का प्रवाही जल कहां से आता है? विंध्याचल। पूरे वर्ष बहती है, इसलिए इनको अपन कहेंगे स्थायी सरिता। कौन सी सरिता? सरिता का मतलब यहां लड़की से नहीं है, नदी से है। हाँ, वर्ष भरे बहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्थायी सरिता। क्लास में कौन सी सरिता है? विंध्याचल के बाद दूसरा स्रोत बताइएगा, कौन सा पर्वत है? अरावली। बताइए, अरावली पर्वत है, कौन कौन सी नदियां? लूणी और बनास। क्या ये पूरे वर्ष बहती है? बहती है पूरे वर्ष? मुश्किल से बरसात में, जब अच्छी बरसात होगी, अल्पकालिक सरिता। अल्पकालिक सरिता। इसके बाद हिमालय पर्वत है, इससे जो नदी निकलती, घग्गर, ये आंतरिक सरिता है। कौन सी सरिता होगी? आंतरिक। ये इसका जल समुद्र तक पहुंचता ही नहीं। इस प्रकार से बताओ कितने स्रोत हुए? 3 स्रोत हुए। तीनों लिखने हैं, लिख दिए? अभी अगर लिख दिए तो आगे चलते हैं। नहीं लिखा?
अब हमारे जो राजस्थान में लिख लिया ना? अब राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो जल विभाजक का कार्य करती। कौन सी पर्वतमाला? और राजस्थान को 3 जल विभाजक क्षेत्रों में विभाजित किया गया कि हमारा राजस्थान है 3 जल कि अरावली पर्वतमाला है। जैसे एक लाइन लिखो, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करती। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करती है। राज्य को 3 जल विभाजक राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करती है। राजस्थान को 3 जल विभाजक क्षेत्रों में 3 जल विभाजक के क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 3 जल विभाजक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब 3 कौन कौन से आते हैं? एक तो आपको लिखना होगा बंगाल की खाड़ी, ये 24% है। दूसरा अरब सागर, ये मैंने बनाया, इसे बनाना है, ये 16% है। और एक आता है अंतः प्रवाही क्षेत्र, इसमें 60%। तो राजस्थान को 3 जलप्रवाह क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 3 सबसे बड़ा प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? बंगाली खाड़ी सबसे बड़ा प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? अंतः प्रवाही क्षेत्र कितना प्रतिशत? बंगाल की खाड़ी का कितना है? कितना? अरब सागरीय कितना हो गया? 16। ये इनका क्रम भी ध्यान रखना कि कौन सी नदी का क्रम और किसकी किसकी अब जैसे चंबल और चंबल की जितनी भी सहायक है उन सब का जल कहां पहुंचेगा? बंगाल की खाड़ी, यमुना के माध्यम से, गंगा के बनास और बनास की जितनी भी सहायक है उन सब का जल, यहां पर ये एक पर्वत भी है विंध्याचल, और ये हिमालय पर्वत है।
लिख लिया तुमने? पढ़ा लिया? नहीं बढ़ाए, बनाइए पहले। तीनों का जो पर्वा क्षेत्र समान नहीं है। ये कई बार पूछते हैं सबसे बड़ा क्षेत्र, तुम बंगाली खाड़ी का करी आते हो। बंगाली खाड़ी का नहीं करना, किसका करना है? अंतर। चाहे पानी बहे या नहीं बहे, एरिया तो क्या है? ज्यादा है। हाँ, एरिया सबसे क्या है? यानी ज्यादा आ रहा है, इसलिए। लिख लिया? नहीं लिखा अभी? तो मैं जाने की क्या जल्दी, वो वहीं पड़े रहोगे? मेरे साथ मौका थोड़ी मिलेगा इतना तुम्हें। हाँ, कोई गुदड़ू में जाओगे तुम। पूजा करनी है? जाओ।